लंबोदर सेठ के लिए सुबह का मतलब था जब रामू काका उन्हें बिस्तर से उठाकर कुर्सी पर बिठा दें। हवेली उनकी थी, पर चलती रामू काका की सांसों पर थी। आज उनकी शादी का तीसरा दिन था और सूरज सिर पर चढ़ आया था। लंबोदर ने धीरे से आंखें खोली। पानी का लोटा बिस्तर के पास ही रखा था, बस 2 कदम की दूरी पर 2 कदम चलना पहाड़ चढ़ने जैसा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से ताली बजाई। रामू काका, अरे ओ रामू काका, प्यास से जान निकली जा रही है। कमरे के कोने में उनकी नई नवेली दुल्हन बिंदु एक लाल साड़ी में चुपचाप बैठी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना हैरानी, बस एक गहरी सोच थी, जैसे कोई कारीगर अपना औजार तराशने से पहले उसे परख रहा हो। रामू काका भागते हुए आए, लोटे से पानी गिलास में डाला और सेठ जी के मुंह से लगा दिया। लंबोदर ने पानी पीकर एक लंबी डकार ली, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। उसकी नजर बिंदु पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। क्या सोच रही है ये औरत? क्या उसे भी पता चल गया है कि इस हवेली का असली मालिक आलस है? दोपहर के खाने के बाद लंबोदर ने बिंदु से पूछने की जहमत उठाई, सुनो, रामू काका से कहो मेरे पैर दबा दे, आज पानी उठाने में बहुत थक गया। ये कहकर वो आंखें बंद करके लेट गए, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने एक आंख खोली। बिंदु उनके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वह अपने गले की तरफ इशारा कर रही थी और उसका मुंह खुला था, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह पागलों की तरह हाथ पैर हिला रही थी। लंबोदर की झुंझलाहट चिंता में बदल गई। क्या हुआ? बोलो कुछ। बिंदु ने भागकर एक कोयले का टुकड़ा उठाया और पास रखी स्लेट पर कांपते हाथों से लिखा, आलस भूत ने मेरी आवाज ले ली। लंबोदर का मुंह खुला का खुला रह गया। आलस भूत? ये क्या बकवास है? उसका पहला ख्याल भी खुद के लिए था। हे भगवान, अब रामू काका को कौन बताएगा कि मुझे अपने पैरों की मालिश करवानी है? उसने बिंदु को झंझोड़ दिया, गांव के वैद्य को बुलवाया, पर बिंदु ने किसी की भी मदद लेने से इनकार कर दिया। वह बस उस स्लेट की तरफ इशारा करती रही जिस पर लिखा था आलस भूत। 3 दिन गुजर गए, बिंदु की आवाज नहीं लौटी। लंबोदर की जिंदगी नरक बन गई थी। अब उसे खुद उठकर रामू काका को बुलाना पड़ता था। आज शाम बिंदु ने उसे रसोई में बुलाया। वह एक ऊंची अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर बरसों पुरानी एक बरनी रखी थी। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा, मुंह बनाया और अचार खाने का नाटक करने लगी। लंबोदर समझ गया, उसे अचार खाना है। उसने रामू काका को आवाज दी, काका, बहू को अचार चाहिए, उतारो। पर बिंदु ने जोर से अपना सिर नामे हिलाया। उसने पहले लंबोदर की तरफ इशारा किया, फिर बरनी की तरफ। उसका मतलब साफ था, ये काम लंबोदर को ही करना होगा। लंबोदर की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने कोने में पड़ी लकड़ी की पुरानी हिलती हुई सीढ़ी को देखा। उस सीढ़ी पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने से कम नहीं था। उसने बिंदु की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और वह ऐसे देख रही थी जैसे अगर अचार नहीं मिला तो वह मर जाएगी। लंबोदर ने एक गहरी सांस ली। आज उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। लंबोदर ने कांपते हाथों से सीढ़ी उठाई। वह इतनी भारी थी कि उसे उठाने में ही उसकी आधी जान निकल गई। उसने सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाया। सीढ़ी चरमरा रही थी, जैसे कह रही हो, सेठ जी रहने दो, ये आपके बस की बात नहीं। लंबोदर ने पहला कदम रखा। सीढ़ी हिली, उसकी चीख निकलने वाली थी, पर उसने बिंदु को देखा जो नीचे खड़ी उसे बड़ी उम्मीद से देख रही थी। उसने दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा। हर कदम एक जंग थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीना माथे से टपककर आंखों में जा रहा था। रामू काका दरवाजे के पीछे छिपकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और थोड़ी सी खुशी का मिलाजुला भाव था। आखिर लंबोदर बरनी तक पहुंच ही गया। उसने धूल से सनी भारी बरनी को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब उसके पैर जमीन पर लगे तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसने विजय भाव से बरनी बिंदु के हाथ में दी। बिंदु ने उसे खोला, सूंघा और फिर ढक्कन बंद करके वापस रख दिया। उसका अचार खाने का मन बदल चुका था। लंबोदर उसे घूरता ही रह गया।
अगले दिन का काम और भी भयानक था। बिंदु लंबोदर को हवेली के उस हिस्से में ले गई जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। कोठरी यानी स्टोर रूम। वहाँ मकड़ी के जाले थे, घुप अंधेरा था और पुरानी चीजों की अजीब सी महक थी। बिंदु ने एक लालटेन जलाई और उसे लंबोदर के हाथ में थमा दिया। फिर उसने एक बहुत बड़े लोहे की पट्टियों वाले संदूक की तरफ इशारा किया। वह संदूक लंबोदर के दादाजी का था और उसे हिलाना 10 आदमियों के बस की बात भी नहीं थी। बिंदु ने संदूक की तरफ इशारा किया, फिर अपने सिर की तरफ, यह बताने के लिए कि उसके अंदर उसकी आवाज का इलाज है। लंबोदर को लगा कि आज उसकी मौत पक्की है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक को धकेलने की कोशिश की। संदूक 1 इंच भी नहीं हिला। उसका चेहरा लाल हो गया, सांस फूल गई। उसने फिर कोशिश की। इस बार संदूक थोड़ा सा खिसका। धूल का एक बादल उठा जिससे लंबोदर खांसने लगा। 1 घंटा बीत गया। पसीने में नहाया हुआ लंबोदर आखिर संदूक को दीवार से कुछ इंच दूर करने में कामयाब हो गया। अब उसे खोलना बाकी था। जैसे तैसे करके लंबोदर ने जंग लगा ताला तोड़ा। संदूक का भारी ढक्कन उठाते हुए उसकी पीठ में एक तेज दर्द हुआ, पर उसने परवाह नहीं की। आज इस आलस भूत का राज फाश होकर रहेगा। उसे उम्मीद थी कि अंदर कोई जादुई जड़ी बूटी या ताबीज होगा। उसने ढक्कन खोला। अंदर क्या था? सिर्फ एक पुरानी फीके रंग की रेशमी साड़ी। लंबोदर का दिमाग घूम गया। इतना पसीना, इतनी मेहनत, एक पुरानी साड़ी के लिए? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या मजाक है? वह चीखना चाहता था, पर फिर उसे याद आया कि बिंदु तो सुन ही नहीं सकती। वो हार कर जमीन पर बैठ गया। तभी बिंदु ने वो साड़ी उठाई। उसने उसे अपने सीने से लगाया, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का नाटक किया। इसके बाद उसने कोठरी के बाहर गांव के छोटे से पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ इशारा किया। लंबोदर को समझने में देर नहीं लगी। ये साड़ी मंदिर में देवी माँ को चढ़ानी थी, बिंदु की आवाज वापस लाने के लिए। लंबोदर के गुस्से की जगह एक अजीब सी जिम्मेदारी ने ले ली। अब ये सिर्फ बिंदु की नहीं, उसकी भी लड़ाई थी। लंबोदर ने जिंदगी में पहली बार अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं। हर सीढ़ी पर उसकी सांस फूल रही थी, पर वो रुका नहीं। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि ज्ञानी पंडित जी पूजा कर रहे हैं। बिंदु ने साड़ी उनके चरणों में रख दी और इशारों में अपनी पूरी कहानी बताई। पंडित जी बहुत समझदार थे। उन्होंने बिंदु की तरफ देखा, फिर पसीने से लथपथ लंबोदर को देखा और सारी कहानी समझ गए। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक किया और फिर गंभीर आवाज में बोले, बेटी, तुम पर एक बहुत शक्तिशाली आलस भूत का साया है। ये भूत आलस से पलतापता है। इसका एक ही इलाज है, सेवा। जब इस लड़की का सबसे करीबी इंसान यानी इसका पति किसी दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के मदद का काम करेगा, तभी ये भूत भागेगा। लंबोदर ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेवा? वह भी बिना स्वार्थ के? उसने आज तक अपने लिए एक गिलास पानी नहीं उठाया था, अब उसे दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। बिंदु ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। लंबोदर के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पंडित जी की बात लंबोदर के दिमाग में बैठ गई। अब बिंदु के इशारे बदल गए थे। अब वह अपनी जरूरतों के लिए नहीं, दूसरों की जरूरतों के लिए इशारे करती थी। एक दिन गांव का डाकिया तपती धूप में चिट्ठियां बांट रहा था। बिंदु ने उसे देखा और लंबोदर को घड़े से पानी निकालकर उसे पिलाने का इशारा किया। लंबोदर को शर्म आ रही थी। गांव वाले क्या कहेंगे? लंबोदर सेठ डाकिया को पानी पिला रहे हैं, पर बिंदु की आस भरी आंखों के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने डाकिया को पानी पिलाया। डाकिया ने उसे हजारों दुआएं दी। लंबोदर को अजीब लगा, अच्छा भी लगा। अगले दिन एक बुढ़िया के हाथ से सब्जी का थैला छूट गया और सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। इससे पहले कि लंबोदर कुछ सोचता, बिंदु ने उसे धक्का देकर बुढ़िया की तरफ भेजा। लंबोदर ने झिझकते हुए सब्जियां उठाईं। आसपास के दुकानदार और औरतें घूंघट की ओट से देखकर फुसफुसा रहे थे। लंबोदर का चेहरा शर्म से लाल था, पर बुढ़िया की नम आंखों में जो धन्यवाद था, उसने लंबोदर के दिल में एक नई अनजानी सी हलचल पैदा कर दी। लंबोदर की सेवा की ट्रेनिंग अब और कठिन होती जा रही थी।
एक दिन बिंदु ने उसे एक बीमार पड़ोसी के घर भेजा, जिसके आंगन में लगा हैंडपंप खराब हो गया था। लंबोदर ने 2 घंटे लगाकर रामू काका से पूछ कर उस हैंडपंप को ठीक किया। उसके हाथ छिल गए, कपड़े काले हो गए, पर जब हैंडपंप से पानी की धार निकली तो पड़ोसी के बच्चों की खुशी देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। अब गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते नहीं थे, बल्कि इज्जत से मुस्कुराते थे। सेठ जी के आगे आलसी का जो तमगा लगा था वह धीरे धीरे हट रहा था। लंबोदर अब खुद को आईने में देखता तो उसे अपना थका हुआ गंदा चेहरा पहले से ज्यादा पसंद आता। उसे ये एहसास होने लगा था कि दूसरों के लिए कुछ करने में एक अजीब सा सुकून है, एक ऐसी ताकत है जो उसे रेशम के बिस्तरों पर पड़े रहने में कभी महसूस नहीं हुई। वो बदल रहा था और ये बदलाव उसे खुद भी हैरान कर रहा था। क्या सच में आलस भूत भाग रहा था? उस शाम आसमान में काले बादल घिर आए और अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूल का एक बवंडर पूरे गांव में फैल गया। लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे। इसी अफरातफरी में उनकी पड़ोसी, एक बूढ़ी विधवा की छोटी सी बछिया रस्सी तुड़ाकर भाग गई और घबराहट में पास के एक कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरी। बुढ़िया बेतहाशा रोने लगी, अरे कोई मेरी बछिया को बचाओ, वो डूब जाएगी। सब लोग तूफान से बचने में लगे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लंबोदर ने ये देखा। इस बार बिंदु ने कोई इशारा नहीं किया। उसके अंदर से एक आवाज आई। वह बिना एक पल सोचे उस तेज आंधी और बारिश में बाहर भागा। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे, पर वो आगे बढ़ता गया। उसने गड्ढे में उतरकर डरी हुई बछिया को अपनी पूरी ताकत से धकेला। वह फिसला, गिरा, पर उसने हार नहीं मानी। कीचड़ और पानी से लथपथ उसने अकेले ही उस बछिया को बाहर निकाल लिया। लंबोदर पूरी तरह से थक चुका था। वह कीचड़ में सना, भीगा हुआ धीरे धीरे अपनी हवेली की तरफ चला। बछिया को बचाकर उसे जो खुशी और गर्व महसूस हो रहा था, वैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। उसने कोई इनाम पाने के लिए ये नहीं किया था, उसने बस वही किया जो उसे सही लगा। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि बिंदु वहां खड़ी है। उसके हाथ में एक तौलिया था और उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू गर्व के थे, प्यार के थे। लंबोदर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर तभी एक साफ, मीठी और जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। आप भीग गए हैं सेठ जी, अंदर आइए। लंबोदर जहाँ था वही जम गया। ये बिंदु की आवाज थी। आलस भूत चला गया था। उसने बिंदु के चेहरे को देखा और फिर एक धीमी मुस्कान उसके कीचड़ सने चेहरे पर फैल गई। उसे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए था, वह सब समझ गया था। और फिर वह दिल खोलकर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सालों का आलस धुल गया था। एक हफ्ता बाद हवेली के आंगन में सुबह की धूप खिली थी। रामू काका ने देखा कि बिंदु चबूतरे पर बैठी सब्जी काट रही है। तभी लंबोदर अंदर आया। उसने रेशमी कुर्ता नहीं, बल्कि एक साधारण सूती कुर्ता पहना था, जिस पर अनाज की दुकान की धूल लगी थी। वह अब आलसी सेठ जी नहीं लग रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार, मेहनती आदमी लग रहा था। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। उसने एक कप बिंदु को दिया और दूसरा लेकर उसके पास ही बैठ गया। उसने रामू काका को आवाज नहीं दी, अपना काम खुद किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिए। उनकी खामोशी में अब वो सारी बातें थीं, जो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक सच्ची साझेदारी की। दूर खड़ा रामू काका, जिसने अपनी पूरी जिंदगी छोटे मालिक को एक गिलास पानी उठाकर देते हुए बिता दी थी, आज उन्हें अपनी पत्नी के लिए चाय लाते देख अपनी आंखों में आए खुशी के आंसू पोंछ रहा था। आलस भूत सच में भाग चुका था और अपने पीछे एक घर छोड़ गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।